एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी आंगन में। नमस्कार दोस्तों। तो देखिए हमारी जो क्लास चल रही है उसमें स्वर व्यंजन हम पढ़ रहे हैं। स्वर पूरा पढ़ चुके हैं और कल की क्लास में हमने व्यंजन पढ़ा था। उसके आगे हम देखते हैं संघर्षी व्यंजन तक हम पढ़ चुके थे और फोर्थ हमने अब पढ़ना है पार्श्विक व्यंजन। आज हम पढ़ेंगे पार्श्विक व्यंजन। ये कैसे होते हैं? तो जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए जीवानीक अर्थात जो जीवा की नोक होती है वो मूर्धा को स्पर्श करती है और बाहर निकलने वाली प्रश्वास वायु जीवा के अगल बगल से निकलती है, उस समय निकलने वाले व्यंजन को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये कहा गया है, मान लीजिए ये हमारी जीवा है, तो इस जीवा के जो ये नोक हमारी होती है, जीवा की जो नोक होती है, ये नोक मूर्धा को स्पर्श करती है, यानी ये मुड़ जाएगी। ला, जब आप ला बोलेंगे, ला आप बोलकर देखिए, ये यहाँ इसकी जो नोक है ये ऐसे मुड़ जाएगी और मुड़ करके ये जो तालू होता है ऊपर का, तालू का जो ये हिस्सा होता है, देखिए पूरी जीभ के ऊपर ऐसे तालू होता है, तो ये वाला हिस्सा जो होता है दांतों के मसूड़े के आगे, इस हिस्से को ये टच करती है और इसीलिए इसको पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और ये एकलौता एक होता है ला, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना जरूरी है। काकल्य वर्ण भी एक है हा, पार्श्विक वर्ण भी एक है ला। ठीक है, आगे चलते हैं, लुंठित व्यंजन देखते हैं। लुंठित, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये लुढ़कने वाला व्यंजन है। थोड़ा सा मैं आपको याद कराने के लिए बता रही हूँ। उच्चारण के समय जीवा का अग्रभाग, देखिए यहाँ पर जीवा की नोक था, तो नोक यानी ये वाला हिस्सा टच करेगा और यहाँ पर जीवा का अग्रभाग, ध्यान दीजिएगा, आगे का हिस्सा, यानी जो ये हमारी जीवा होती है इसका ये हिस्सा, आगे का हिस्सा, एक तो ये हो गया, ये पिछला हिस्सा हो गया और ये आगे का हिस्सा हो गया, अग्रभाग हो गया और ये नोक हो गई। कल भी मैंने आपको ये चीज बताया था। तो ये क्या होगा, बेलन की तरह लुढ़क कर वर्तस से, देखिए वर्त से टकराएगा। वर्तस क्या था, कल भी बताया था मैंने आपको कि इस तरह हमारे मसूड़े होते हैं और उसके नीचे ये दांत होते हैं, तो दांत के जो ये वाला हिस्सा होता है ये वर्त से कहलाता है। ठीक है, इसका जो ये जॉइंट वाला हिस्सा होता है जहां से दांत जुड़े हुए होते हैं, ये वर्त से कहलाता है। और ये जो जीभ है बेलन की तरह लुढ़क कर वर्त को स्पर्श करती है, यानी यहां से ये जीभ आपकी आएगी और इसको टच करेगी, अंदर दांतों के अंदर जीभ आकर के यहाँ टच करेगी। ठीक है, करके लुढ़क जाती है, उसको ही हम लुंठित व्यंजन बोलते हैं और ये आपका रा है। ठीक है, रा लुंठित व्यंजन है, एक ही है, याद करना इंपॉर्टेंट है। यहीं से प्रश्न बनते हैं, एक बार नहीं बहुत बार बने हैं और यहीं से प्रश्न बनते हैं। देखिए लुंठित में ला लिखा हुआ है, ये मैं आपको याद करने का, रिलेट करने का तरीका बता रही हूँ। लुंठित में ला है, ठीक है, तो आप ला में और रा में कंफ्यूज नहीं होंगे। वहां पे 4 ऑप्शन देते हैं, ला देते हैं, हा देते हैं, र देते हैं और व देते हैं, और पूछ लेते हैं कि लुंठित वर्ण कौन सा है। तब आपको ये ध्यान देना है कि लुंठित में पहला वर्ण ला है, तो ला तो नहीं होगा, ठीक है, रा होगा। अब पार्श्विक में रा जैसी ध्वनि बन रही है, तो पार्श्विक व्यंजन रा नहीं होगा, ला होगा। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, ये यहाँ से ये होगा और यहाँ से लुंठित ये नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ रा की ध्वनि है तो रा नहीं है, पार्श्विक ला है। ला की ध्वनि है तो ला लुंठित नहीं है, लुंठित जो है रा है। इस प्रकार हमने दोनों के विषय में जाना। आगे चलते हैं और जानते हैं उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन, इनके उच्चारण के समय जीवा का अग्रभाग, देखिए फिर से जीवा का अग्रभाग है, तालू को स्पर्श करता है, तालू को झटके से स्पर्श करता है। अब तालू क्या है, ये जो हमारी जीवा के ऊपर होता है ये तालू होता है और यहाँ बीच का जो भाग होता है, यहाँ पर मूर्धा बताया गया है, तो ये ज्यादा आगे होगा मूर्धा। ठीक है, जब ये घूम जाएगी तो इधर आ जाएगी नोक, लेकिन तालू कहा जा रहा है तो यहाँ पर आएगा और वर्तस से
यहाँ आ जाता है दांतों के जॉइंट पर, तो यहाँ इसको स्पर्श करेगी तालु को, और जीवा का अग्रभाग तालु को झटके से स्पर्श करेगा। बोल कर देख लीजिए, ढ़ और ढ, ठीक है, ढ़ और ढ। तो ये क्या है, एकदम लुढ़क जाएगी, झटके से जीभ नीचे चली जाएगी बोल करके, ढ़ और ढ। और ये दोनों हिंदी के स्वयं के हैं, ये संस्कृत से हिंदी में नहीं आए हैं, ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। तो ये हिंदी के अपने व्यंजन है। अगला पढ़ लेते हैं अंतस्थ व्यंजन, या इसको अर्ध स्वर भी कहते हैं, अर्ध स्वर भी कहते हैं। ये क्या होते हैं, देखिए यहाँ पहली बात तो हम ये जाने कि ये हम पढ़ रहे हैं प्रयत्न के आधार पर, और इसके बाद हम पढ़ेंगे स्वर तंत्रियों के आधार पर, तो कुछ वर्ण थोड़े से अलग हो सकते हैं। तो यहाँ अंतस्थ व्यंजन यानी अर्ध स्वर व्यंजन लेना है। कुछ व्यंजन ऐसे भी हैं जिनका उच्चारण ना तो स्वर की तरह होता है और ना व्यंजन की तरह होता है। इनकी प्रकृति स्वरों के समान भी होती है और कुछ व्यंजनों के समान भी होती है। दूसरा, इनकी प्रकृति व्यंजन के समान भी होती है, लेकिन इनकी स्वरों के समान कोई मात्रा नहीं होती, यानी पूर्णतः ये व्यंजन नहीं होते। जिस प्रकार हमारे व्यंजन होते हैं का, खा, गा, घा, उस तरह से ये पूर्णतः व्यंजन नहीं है, लेकिन यदि हम इन्हें स्वर कहना चाहें तो इनके पास मात्रा नहीं है। तो इसी कारण इसलिए इनको व्यंजन के अंतर्गत ही रखा जाता है, क्योंकि इनके पास कोई मात्रा नहीं है और कुछ कुछ इनका उच्चारण व्यंजन की तरह भी है, तो इसीलिए इनको व्यंजन की कैटेगरी में रख दिया गया। और इसी से क्या है, इसी कारण इसको क्या कहते हैं, अर्ध स्वर, क्योंकि ये कुछ स्वर है लेकिन पूर्ण स्वर नहीं है, इसलिए इनको अर्ध स्वर कहा गया और अंतस्थ व्यंजन कहा गया। ये दो हैं आपके, या और वा। देखिए मैं जानती हूँ अंतस्थ स्वर 4 होते हैं, या, र, ल, व, लेकिन वो स्वर तंत्रियों के आधार पर होते हैं। यदि प्रयत्न के आधार पर आपसे पूछा जाए तो अर्ध स्वर, यदि पूछा जाए तो अर्ध स्वर आपके ये 2 होंगे, ठीक है। अर्ध स्वर क्लियरली आप ध्यान रखिएगा, अर्ध स्वर आपके य और व, या तो व, दोनों एक साथ देगा तो एक ही ग्रुप में देगा, वरना अलग अलग नहीं देगा। तो यही दोनों अर्ध स्वर है। अगला देख लेते हैं नासिक के व्यंजन। जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है, नासिक के व्यंजन क्या है, उच्चारण के समय वायु मुख से ना निकलकर नासिका मार्ग अर्थात यहाँ से ना निकलकर यहाँ से बाहर आती है। जब हम बोलते हैं अंगूर, है ना, अंग, नाक, तो ये यहाँ से निकलती है। पंचमाक्षर हमारे जितने भी हैं पांचों, ये सभी नासिक के हैं और अनुस्वार हैं, ठीक है। इसके साथ ही हम जानते हैं स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन किस प्रकार जाने जाते हैं। व्यंजन की क्लास में बने रहिए, बहुत अच्छे तरीके से आप सीखेंगे। और आज व्यंजन की क्लास समाप्त होने पर कम से कम 200 प्रश्नों की श्रृंखला है, जिसमें स्वर और व्यंजन में आए हुए इन पर आधारित यूपीएससी, पीसीएस, यूपी टेट, एच टेट यानी यूपी पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी सभी के प्रश्नों को संकलित किया गया है और आपके लिए बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर लाया गया है। तो बने रहें आप क्लास में और फिर उन प्रश्नों का लाभ उठाएं। तो स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को देखते हैं। व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों की गतिशीलता अलग अलग होती है। जो हमारी स्वर की तंत्रियां होती हैं, जब हमारा स्वर निकलता है तो अंदर यहाँ पर स्वर की तंत्रियां होती है, एक जाल जैसा होता है। तो ये तंत्रियां होती हैं, ये अलग अलग होती है इनकी गतिशीलता। किसी स्वर को बोलने में बहुत कंपन महसूस होता है, किसी स्वर को बोलने में कंपन कम होता है। अतः इसकी गतिशीलता के कारण व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है। तो देखिए स्वर तंत्रियों के आधार पर है ये भेद। कितने भागों में है ये? 2 भागों में है। कभी प्रश्न बनता है कि स्वर तंत्री के आधार पर व्यंजन को कितने भागों में बांटा जाता है, तो 2 भागों में। सघोष या घोष एक ही चीज है, अघोष आ जाए तब भी सघोष होता है और सघोष ये पहचान लीजिए आप। उसके बाद अघोष, अघोष यानी अ का मतलब होता है बिना और सा का मतलब होता है साथ। घोष माने कंपन, यानी जो वर्ण कंपन के साथ हो, और ये भी कंपन हो गया। घोष यानी सघोष कंपन के साथ या घोष कंपन, तो एक ही बात है। अघोष अ माने बिना, घोष माने कंपन यानी कंपन के बिना जो वर्ण का उच्चारण किया जाए। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों के में कंपन पैदा होता है, जो यहाँ की स्वर तंत्रियां होती है, जब हम वर्ण का उच्चारण करेंगे तो यहाँ कंपन महसूस होगा, ठीक है, एक घन घन एक झनकार सी महसूस होगी, तो उसको हम सघोष कहते हैं। ये देखिए जो हमारे वर्ण होते हैं, स्पर्श व्यंजन आपने पढ़े, उनकी एक लाइन होती है, पंक्ति होती है,
तो उन पंक्तियों का तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी हम पहला, दूसरा क और ख वाली पंक्ति को छोड़ देंगे, है ना, क ख छोड़ के ग घ ण, यानी पांचों अक्षर, तो तीसरा, चौथा और पांचवा ये पूरी पूरी लाइन आ जाएगी। ये सघोष होते हैं, सभी स्वर वर्ण, स्वर्ण नहीं है, स्वर वर्ण है, सभी स्वर वर्ण भी सघोष होते हैं, क्योंकि मैंने आपको स्वर पढ़ाते वक्त भी बताया था कि सा से स्वर, सा से सघोष, तो ये प्रश्न कई बार बना हुआ भी है। तो सभी स्वर वर्ण जो होते हैं वो भी सघोष होते हैं, और स्वर वर्ण के साथ साथ अंतस्थ व्यंजन, कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन, या, र, ल, व, ये सभी, ये भी जो है आपके सघोष होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखने योग्य बात है। प्रश्न बहुत बार बना है कि स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं, अघोष होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं, कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं अल्प प्राण होते हैं कि सघोष होते हैं। तब आपको सही चुनाव करना होगा तब, लेकिन आप अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद ट्रिक भी लगाइए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं फिर वो दिमाग में थोड़ा सा उलझ जाता है, क्योंकि अघोष अघोष हमेशा थोड़े से उलझन पैदा करते हैं। तो इतना याद रखिए, सा से स्वर, सा से सघोष, सारे स्वर जो है सघोष हो जाते हैं, लेकिन अल्प प्राण होते हैं, महाप्राण नहीं होते। अभी हम अल्प प्राण महाप्राण पढ़ेंगे, फिर आपको इसकी ट्रिक भी बताएंगे कैसे याद रखना है। तो चलिए, यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं कि अघोष कौन से वर्ण होते हैं। चलिए, तो व्यंजन में आगे देखते हैं। सघोष हमने देखा, अघोष, अघोष आ जो है ये उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है बिना, ठीक है, यानी घोष के बिना, यानी कंपन के बिना। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, वे अघोष होते हैं या अघोष कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने ये तालिका दी है, ये हमारे व्यंजन हैं और इन व्यंजनों को किस प्रकार से बांटा गया है, प्रथम पंक्ति, द्वितीय पंक्ति, तृतीय पंक्ति, चतुर्थ और पंचम पंक्ति। तो यहाँ पर जो ये दो पंक्ति हैं, ये दोनों पंक्ति हमारी अघोष में आती हैं, ठीक है, और ये तीनों पंक्तियाँ हमारी सघोष में आती हैं, जिनके उच्चारण में कंपन उत्पन्न होता है। देखिए ग, गले में स्वर तंत्री में ग एक झनकार जैसी उत्पन्न हो रही है, तो ये सभी जो है सघोष वर्ण है। यहाँ पर अघोष है। अभी मैं आपको इनकी एक ट्रिक भी बताने वाली हूँ, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। प्राणत्व के आधार पर, यहाँ स्वर तंत्रियों के आधार पर लिया था, यहाँ प्राण वायु के आधार पर हम देखेंगे अल्प प्राण और महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुख से कम वायु निकले, यानी जो हम उच्चारण कर रहे हैं उस समय हमारी प्राण वायु बहुत कम हल्की सी निकले, वो अल्प प्राण होते हैं। पंक्ति का पहला, तीसरा और पांचवा, देखिए ये वाला ये अल्प प्राण होगा, तीसरा ये अल्प प्राण होगा और पंचम ये अल्प प्राण होगा। अब हमारे पास क्या आया है कि जो हमारी विषम संख्याएं हैं वो अल्प प्राण के अंतर आती हैं, और महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकले, यानी अधिक प्राण तत्व निकले, तो महाप्राण होगा। महा यानी अधिक प्राण निकल रहा है, अधिक वायु निकल रही है। और ये सम संख्याएं हैं, ध्यान रखिएगा, सम संख्याएं हैं जो महाप्राण में है। 2 और 4 हमारे पास बची है यहाँ पर, दूसरी और चौथी, ठीक है, सम संख्या हमारी ये महाप्राण के अंतर्गत आएंगी। अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, यहाँ पर हम एक ट्रिक लगा सकते हैं, कच्चा घर टपकता है, ठीक है, घर यहाँ पर साइलेंट रहेगा, कच्चा घर टपकता है, तो कच्चा है घर, टपकता है, तभी तो वो कंपन के बिना है, यानी कि कच्चा घर टपकता है। तो यहाँ पर एक तो आपका अल्प प्राण है और अघोष है, ये दो चीज़ें हैं। जब कच्चा घर टपकेगा तो कम प्राण, कम सांस आएगी, हम ठीक से चैन की सांस नहीं ले सकते। जब घर टपकने लगता है तो हमारी सांस रुकने लग जाती है। तो एक थोड़ा सा बस याद करने का उद्देश्य है और कुछ नहीं, कि कच्चा घर टपकता है जिसके अंदर प्रॉपर सांस नहीं आती है, अल्प सांस आती है, कम सांस आती है, इसलिए ये
कच्चा घर टपकता है, प्रथम पंक्ति अल्प प्राण और अघोष हो गई। ठीक है, अ से अल्प प्राण और इसी के साथ अघोष ले लीजिए कि अ से अघोष, आ से अल्प प्राण, आ से अघोष। ठीक है, फिर दूसरी पंक्ति हो गई ख छ ठ त फ। ठीक है, तो इसको अघोष के अंतर्गत तो रखेंगे, लेकिन ये महाप्राण है, तो ख का मतलब होता है खाना कहाँ अच्छा बना है, छत पर ठहरने के लिए जब थके हुए थे तब वहाँ पर फैलकर सो गए। और इतना सब कुछ आराम हमें कहाँ मिल सकता है, महाराज के घर पर। ठीक है, इतना सारा आराम हमें कहाँ मिल सकता है, महाराज के घर पर। जब खाना मिला, छत पर गए, ठहरे, थके हुए थे और फैलकर सो गए। कहाँ पे, महाराज के घर पे। तो ये महाप्राण हो गया। फिर यहाँ देखिए ग ज ड द ब, ये हमारी पहली बात तो अल्प प्राण है। ठीक है, तो अल्प प्राण है तो इसको याद कैसे करेंगे कि गदड़ में, जब गदड़ में सोते हैं तो नींद नहीं आती, सांस कम आती है, चैन नहीं मिलता। देखिए ग द ड़, गदड़ में जब, जब जब गदड़ में सोते हैं, सोने का अर्थ क्या हुआ, स से सघोष। ठीक है, सोने का यहाँ पे हम अर्थ लगा रहे हैं सघोष। तो जब गदड़ में सो रहे थे तो सांस ठीक से नहीं आई। जब शोर शराबा होगा, गदड़ होगा, है ना, बहुत ज़्यादा, तो कैसे हमें प्रॉपर सांस आ सकती है। तो जब गदड़ में, जब गदड़ में सोने गए तो सांस ठीक से नहीं आई। तो जो ग वाली पंक्ति हो गई, जब गदड़ में, ये एक तो स से सोने गए, सघोष हो गई, और ठीक से सांस नहीं आई, अल्प प्राण हो गई। देखा कितने अच्छे से हमें ग ज ड द ब याद हो गया, जब गदड़। ठीक है, याद हो गया। फिर कैसे, अब सघोष अघोष भी आपको याद हो गया होगा कि गदड़ में सोना यानी सघोष, सांस नहीं आई यानी अल्प प्राण। अब यहाँ पर देखिए घ झ ढ ध भ, पहली बात तो ये सघोष है। ठीक है, ग के इधर वाली दोनों पंक्तियां हमारी सघोष होंगी, इसलिए आप पहचान लेंगे कि पंचम वर्ण सघोष ही होंगे। ठीक है, पंचम वर्ण सघोष ही होंगे। इससे आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि पंचामृत खाने के बाद हमें अच्छी नींद आई। ठीक है, पंचामृत खाने के बाद कम सांस नहीं ली बल्कि अच्छी नींद आई, है ना। अल्प प्राण, अल्प प्राण, जो अल्प प्राण आ रहे थे, जो कम सांस आ रही थी, तो पंचामृत खाने के बाद सो गए, अच्छे से सो गए, अच्छी सांस आ गई, कम सांस आ रही थी पहले, अल्प प्राण। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए मैंने कोशिश की है आपको ये याद कराने की, क्योंकि एक एक वर्ण को लेकर हम बैठते हैं और वो याद नहीं हो पाता है, बड़ी मुश्किल होती है, कन्फ्यूज़न होती है। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था बस। अगर आपको अपनी कोई ट्रिक आती है, आप अपने तरीके से याद करें, इसमें आपको उलझन होती है तो अपने तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ तक कर लिया है कि पहला, तीसरा और पांचवा ये हमारा अल्प प्राण होता है, और सम संख्याएं 2 और 4 ये हमारी महाप्राण होती है। अब आगे चलते हैं। या र ल व, ये या र ल व अंतस्थ व्यंजन है जो कि अल्प प्राण है। अब हमने यहाँ के वर्ण स्पर्श व्यंजन तो देख लिए, बाकी भी तो बचे हैं हमारे। तो या र ल व अंतस्थ व्यंजन है जो कि अल्प प्राण है। इसको याद कैसे करेंगे कि यार लव हो गया तो गुफा के अंदर बंद कर दिया, सांस नहीं आई, है ना, अल्प प्राण यानी सांस नहीं आई। जब गुफा के अंदर एक लड़का है, उसको लव हो गया, उसको पकड़ के गुफा के अंदर बंद कर दिया, उसे सांस नहीं आई, तो अंतस्थ व्यंजन आपको याद हो गया कि अल्प प्राण है। यदि एग्जाम में बनता है कि अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, तो आप तुरंत लगा देंगे कि अंतस्थ व्यंजन क्या हुआ था, यारा लावा, यार को लव हो गया था और उसको गुफा के अंदर बंद कर दिया और उसे अल्प प्राण यानी कम सांस आई, बहुत। आगे देखिए सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। ये मैं बता चुकी हूँ कि सभी स्वर सघोष होते हैं और अल्प प्राण होते हैं, क्योंकि स्वर स से स्वर, स से सघोष, सा से स्वर, सा से सघोष, लेकिन ये अल्प प्राण रहेंगे। ठीक है, तो जो अंदर बंद थे बच्चे और जो लड़के को अंदर बंद किया था, उसका क्या, सारे स्वर बिगड़ गए थे, है ना। जब कम सांस आई तो सारे सुर जो है उसके बिगड़ गए, बेचारे को इतनी कम सांस आई कि उसके सुर सारे बिगड़ गए, तो ये भी अल्प प्राण है। फिर अढ़ा, ये अल्प प्राण रहेगा, और ढ ये वाला जो है ना,
ये महाप्राण रहेगा। अब इससे हम क्या अर्थ लगा सकते हैं, ढ से ढाल होती है, और ढाल किसके पास होती है, महाराज के पास होती है जब वो युद्ध में जाते हैं। इस प्रकार पकड़ते हैं ना, तो ये ढाल किसके पास होती है, महाराज के पास होती है जब वो युद्ध करने जाते हैं। तो ये वाला अढ़ाई जो है ये अल्प प्राण हो गया। ऊष्म वर्ण श श स ह ये भी महाप्राण है। अब ऊष्म वर्ण है, ऊष्म मतलब यहाँ से गर्म वायु निकलना है ना, मुख से गर्म वायु निकलना। महाराज को जब गुस्सा आता है तो क्या गर्मी हो जाती है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म वायु निकालते हैं। और क्या है गर्म वायु, किसको आया गुस्सा, किसके मुख से गर्म वायु निकली, महाराज के मुख से, तो महाप्राण हो गए। फिर अनुनासिकता के आधार पर देख लेते हैं। अनुनासिकता के आधार पर मतलब कि हो गया कि मुख से बोले जाएंगे या नाक से बोले जाएंगे। मुख विवर या नासिका विवर के आधार पर कितने बनते हैं भेद, 2 बनते हैं। एक मौखिक जो केवल मुख से बोले जाएंगे, और दूसरा नासिका से। तो ये 2 बन गए, मौखिक और नासिक या अनुनासिक। पहला वाला हम देखते हैं नासिक के, जो पंचम वर्ण है हमारे, 5 वर्ण ये नाक से उच्चारित होते हैं, और एक ये चंद्र बिंदु जिसको हम अर्ध नासिक्य बोलते हैं। अर्ध नासिक्य क्यों बोलते हैं ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी। फिर है मौखिक, मौखिक में आपके नासिक के व्यंजनों को छोड़कर बाकी सारे मौखिक हैं, जितने भी बोले जाते हैं। नाक से कोई नहीं बोला जाता, सभी मुख से बोले जाते हैं, इसलिए सभी मौखिक है। और जो नाक के द्वारा बोले जाते हैं वो आपके पंचमाक्षर और चंद्र बिंदु है। अच्छा, चंद्र बिंदु को अर्धनासिक क्यों कहते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ये हमारी अंकी बिंदी है, ठीक है, जिसको अनुसार बोलते हैं। इसका जब हम उच्चारण करते हैं, देखिए हंस, इसका उच्चारण करने में जो इसका वर्ण है वो आधा ना हो रहा है, ठीक है। इसका उच्चारण करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, आधा ना का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। हंस काफ़ी अच्छा मतलब प्रयोग में आ रहा है ये। लेकिन जब हम चंद्र बिंदु लिखते हैं यहाँ पर, ये हो गया हस, हस। इसको आप हंस नहीं कह सकते, इसको हम हस बोलते हैं। तो कहने का अर्थ ये बहुत कम नासिका का प्रयोग हुआ, तो इसलिए इसको हम अर्धनासिक्य बोलते हैं, और इसको ये पूर्ण नासिक्य है, ठीक है। इतना हमने जाना। चलिए थोड़ा सा और विशेषताओं की तरफ बढ़ते हैं, बने रहिए क्लास में। लाइक कर दीजिए इसी के साथ, यदि आपको अच्छा लग रहा है, आपको सब कुछ याद हो रहा है, तो फटाफट से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए, अभी आगे इसकी विशेषताएं भी जानते हैं। चलिए वर्ण में आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर वर्ण। तो सबसे पहले इसके 3 भेद हैं यहाँ पर। कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। पहला है दृढ़ व्यंजन। दृढ़ व्यंजन कौन से होंगे, जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुख की मांसपेशियां दृढ़ हो जाए वहाँ दृढ़ व्यंजन होंगे। जैसे ट, भ, ढ, ड़। इनको बोलने में हमारे मुख की जो मांसपेशियां है ना वो टाइट हो जाएंगी, दृढ़ हो जाती हैं, मतलब इनको थोड़ा सा पावर लगानी पड़ती है बोलने के लिए। टा, भ, ढ, ड़, ठीक है, ये सभी दृढ़ व्यंजन हो गए। सेकंड है शिथिल व्यंजन। शिथिल माने एकदम ठहराव। अब शिथिल व्यंजन कौन से होंगे, जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुख की मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं वो शिथिल व्यंजन होते हैं। जैसे क, न, म, य, र, ल। इन वर्णों को बोलते समय ठहराव हो जाता है, शिथिलता आ जाती है, तब ये शिथिल हो गए। तीसरा है मध्यम, ना तो दृढ़ होगा ना शिथिल होगा, मीडियम होगा, बीच का होगा। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख की मांसपेशियां ना तो दृढ़ होती हैं ना ही शिथिल होती हैं, बल्कि सामान्य स्थिति में रहती हैं, जैसे च, ब, श इत्यादि, ठीक है, सामान्य बिल्कुल नॉर्मल रहता है। अब हम अगला देख रहे हैं संयुक्तता के आधार पर, यानी जुड़ाव के आधार पर, वर्णों का एक दूसरे में जुड़ाव होना या जॉइंट होना, संयुक्त होना, योग होना। देखते हैं अभी आगे क्या होगा। 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वियुक्त या स्वतंत्र, यानी यहाँ पर वर्ण एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं। जो वर्ण स्वतंत्र होते हैं या पृथक रूप से प्रयोग होते हैं वो स्वतंत्र या संयुक्त कहलाते हैं, वियुक्त कहलाते हैं। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि बिल्कुल साधारण शब्द है कमल, रमन, दमन, अचानक, तो इनमें कोई भी आके कोई वर्ण जुड़ा नहीं है, ठीक है। ये क्या हो गए, वियुक्त है, स्वतंत्र है। अगर मान लीजिए आ जाए कि वियुक्त वर्ण इनमें से कौन से हैं,
तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे वहां पर। जबकि वियुक्त वर्ण बिल्कुल साधारण है, जहां पर ना कोई वर्ण आया है आधा, ना कोई मात्रा आई है, ना कुछ और है, ये अपने आप में स्वतंत्र लगे हैं। आगे चलते हैं। दूसरा है संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण मुझे लगता है आप सभी जानते भी हैं, जब दो ध्वनियों में एक अपूर्ण हो और दूसरी पूर्ण हो तो दोनों मिलकर संयुक्त व्यंजन का निर्माण करते हैं। जैसे युद्ध, युद्ध में देखिए आपको लग रहा है कि यहाँ पर धा आधा है, लेकिन धा आधा नहीं होता है। जो वर्ण हमें आधा दिखाई देता है वो कभी आधा नहीं होता, वो पूरा होता है। जो वर्ण हमें पूरा दिखाई देता है वो आधा होता है। जैसे आपने प्र देखा होगा, प्र में हमें पा पूरा दिखाई देता है और रा छोटी सी डंडी के रूप में नजर आता है नीचे, लेकिन वो पूरा होता है र। प्रा आप बोलकर देखिए, प्रा आपने क्या ज्यादा बोला, पा थोड़ा बोला, रा ज्यादा बोला, तो रा होता है पूरा और पा होता है थोड़ा। उसी प्रकार जो आधे वर्ण होते हैं, देखिए भिन्न, ये भी पूछा जाता है अशुद्धि में, शुद्धि शोधन में आपको कराऊंगी, वहां ये पूछा जाता है कि कौन सा जो है पूर्ण वर्ण है। तब कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आधा हमें जो दिखाई देता है उसी को हम आधा मान लेते हैं, जो पूर्ण दिखाई देता है उसे पूरा मान लेते हैं, जबकि ये सही नहीं है। भिन्न में देखिए आधा, अंदर वाला ना आपको आधा नजर आ रहा है, इसके नीचे हलंत होगा और यहाँ पर ना भिन्न। तो ये जो भिन्न होगा एक तरह से ये द्वित वर्ण में आएगा, भिन्न यहाँ पर नहीं होगा, भिन्न जो है द्वित वर्ण में आएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये वाले जो वर्ण है शा, इसका निर्माण किससे होता है? का, हलंत, धन, शा। बहुत बार ये एग्जाम में बना हुआ प्रश्न है कि इसका जो निर्माण है किन दो वर्णों से हुआ है। कभी कभी आपको का दे देंगे, कभी कभी आपको का पे हलंत धन, शा पे हलंत धन, आ, इस तरह भी दे दे तब भी ठीक है। ठीक है, इस तरह भी दे दे तब भी ठीक है। का धन, का हलंत, शा हलंत, आ, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों हमारे लिए ठीक है। दूसरी बात, का पे अगर हलंत नहीं हो और इस तरह दे दे तो अशुद्ध है। जब हम अशुद्धि शोधन करेंगे तब हम इस चीज़ का आपको बताएंगे इसके विषय में। तो ये त्रा हो गया, त्रा में क्या है? ता हलंत धन रा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर भी, ता धन ये। ज्ञा हो गया, जा हलंत धन या जा। त्रा ये देखिए श्रा हो गया, शा हलंत धन रा, श्रा। इस तरह से ये सभी बने हैं। ये वाले जो है इनको हम कहते हैं परंपरागत संयुक्त व्यंजन। ध्यान रखने योग्य बात है, इनको हम कहेंगे परंपरागत संयुक्त व्यंजन। और ये वाले हमारे निर्माण किए हुए होते हैं, जब हमें जैसे शब्द की जरूरत होती है उसके आधार पर हम निर्माण कर लेते हैं। अब आ जाइए तीसरे के ऊपर, यहाँ सेकंड लिखा है, थर्ड होगा ये। थर्ड हो गया द्वित व्यंजन। द्वित में द्वित से ही नजर आ रहा है, द्वि यानी दो, त्व तत्व। जब किसी एक व्यंजन का आधा अंश उसी के पूर्ण रूप से संयुक्त हो जाता है, यानी एक वर्ण आधा और उसी का पूर्ण रूप मिलकर ये संयुक्त बन गया, तब वहां पर द्वित होगा। बच्चा, दिल्ली, पत्ता, भिन्न, इस प्रकार यहाँ पर ये द्वित में आ जाएगा। अब आ जाइए आगे, हिंदी के नव विकसित व्यंजन कौन कौन से हैं? ये संस्कृत से नहीं आए हैं, ध्यान रखिएगा। ढा, ढ़ा, ये दोनों नव विकसित हैं, और नव विकसित में अभी और भी है, मैं अभी थोड़ा सा आगे आपको और पढ़ाऊंगी, थोड़ी सी क्लास और है, लेकिन यहाँ सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटने वाला है। व्यंजन के नीचे जो एक तिरछी रेखा होती है, ये वाली, इसको हम हलंत कहते हैं। अधिकतर संस्कृत में इसका प्रयोग होता है, लेकिन हिंदी के आधे वर्ण को लिखने के लिए भी हलंत का प्रयोग होता है। अगर हमने यहाँ बच्चा लिखा है, इसको हम ऐसे चा पूरा बनाकर हलंत लगा दें और पूरा ऐसे लिख दें, तब भी ये गलत नहीं होगा, ठीक होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हलंत का प्रयोग होता है। थोड़ा सा और है व्यंजन में, उसको जान लेते हैं, उसके बाद करेंगे स्वर और व्यंजन पर आधारित कम से कम लगभग 200 प्रश्न। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। चलिए अब जानते हैं वर्णों की संख्या के विषय में, जिसमें हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, टोटल कितने हैं, हिंदी में कितने हैं, अदर कैसे हैं, क्या है। चलिए इसके विषय में समझते हैं। वर्ण संख्या, हिंदी वर्णमाला, सबसे पहले हम जानेंगे हिंदी वर्णमाला। आपको आ जाएगा तो पता नहीं किस भाषा की है, तो इसलिए हम यहाँ पर हिंदी वर्णमाला देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 52। ठीक है, आप 52 ही लगाएंगे। यदि पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, 52 वर्ण हैं। उच्चारण के प्रमुख तत्व कितने हैं, यानी कितने प्रकार से उच्चारित किया जाता है, तो 2 प्रकार से उच्चारित किया जाता है।
स्वर और व्यंजन। सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अब केवल संख्याओं पर बात होगी। हिंदी स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में स्वर कितने हैं? तो 11। ठीक है, कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो व्यंजन वर्ण हिंदी में है 41। अभी आप देखिएगा कैसे 41 है और कैसे 33 है। हिंदी में कुल व्यंजन वर्णों की संख्या 41 है। ठीक है, अयोगवा वर्ण कितने हैं? 2 हैं, अंग और आह। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? देखिए आ गया मूल व्यंजन। ध्यान रखने योग्य बात है, कुल व्यंजन कितने हैं? 41 है। मूल व्यंजन कितने हैं? तो 33 है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है, जो हमने पढ़े थे शा त्र ज्ञा श्रा, वहाँ लिखे भी हैं। तो संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। ऊष्म व्यंजन कितने हैं? यारा लावा सॉरी शा 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 हा, ऊष्म व्यंजन 4 है। अंतःस्थ व्यंजन यहाँ पर कर लेते हैं। अंतःस्थ ये कितने हैं? ये भी 4 है। और उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? उच्छिप्त व्यंजन 2 है, ढ ढ़, जिन्हें द्वित व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई, या रा लावा। अब देखिए यहाँ पर एक चार्ट आपको देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार वर्णों की संख्या होती है और किस प्रकार 52 हुए। तो देखिए स्वर 2 प्रकार के हुए। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है, दीर्घ स्वर की संख्या 7 है। टोटल मिलाकर स्वर हो गए 11। अनुस्वार 1 है, विसर्ग 1 है, दोनों मिलकर हो गए 2। ठीक है, 2 और 11 13 हो गए। अगर कुल स्वर पूछा जाए तो 13 होते हैं और स्वर पूछा जाए तो 11 होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं व्यंजन पर। ये देखिए क च ट त प, ये स्पर्श व्यंजन है जिसमें प्रत्येक पंक्ति में 5 व्यंजन है। प्रत्येक पंक्ति में कितने व्यंजन है? 5 व्यंजन है। और पांचों पंक्तियों में 5 मिलाकर के स्पर्श व्यंजन की संख्या हो गई 25। ठीक है, स्पर्श व्यंजन 25 हो गए। अन्य पंक्ति में या र ल व अंतस्थ व्यंजन जो कि 4 हैं। ये आपके ऊष्म व्यंजन आ गए श स स ह, ये 4 हो गए, दोनों मिलाकर 8 हो गए। 25 और 8 मिलाकर 33 हो गए। अब आपको पता चला कि 33 कैसे हुए? 25 और 8 मिलाकर 33 हो गए। आप काउंट करके देख सकते हैं। ठीक है, 25 और 5 30, 3 33। अब आ जाते हैं 52 कैसे हुए। संयुक्त वर्ण है हमारे श त्र ज्ञ श्र, 4 ये हो गए। अब 36 में आप 4 मिलाइए, 37 हो गए। अब 2 यहाँ पर हमें मिल रहे हैं ढ ढ़, 2 ये हो गए, 39 हो गए। टोटल कितने हो गए? 39 हो गए। अब यहाँ पर हमारे कुछ विदेशी वर्ण भी हैं जो हमारी वर्णमाला में ही सम्मिलित है। ये आगत ध्वनि है, फिर ये क के नीचे नुक्ता है, एक बिंदी है जिसको नुक्ता कहते हैं। ख ख ग ज फ। ठीक है, इनको मिलाकर कुल हो गए 52। देखिए कैसे 52 हुए, मैंने बताने का पूरा प्रयास किया है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और जान लेते हैं, उसके बाद चलेंगे प्रश्नों की तरफ। तो वर्ण संख्या के बाद थोड़ी सी विशेषताओं को देख लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये प्रश्न न जाने कितनी बार कितनी परीक्षाओं में बना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। स्वनिम हो सकता है, ध्वनि हो सकता है, वर्ण हो सकता है, तीनों ही आंसर सही है। दूसरी बात, भाषा की सार्थक छोटी इकाई। ठीक है, सॉरी यहाँ पर छोटा नहीं है, 3 पॉइंट है, तीनों को अंतर के साथ देखेंगे। भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य, जिससे हमारे मनोभाव पूरी तरह से श्रोता तक पहुंच जाए। यानी हम अपने मन की जो भाव कहना चाहते हैं वो पूर्ण रूप से जिस संदेश में हम भेज रहे हैं उसी संदेश में श्रोता तक पहुंचे, तभी वो सार्थक कहलाएंगे। तो भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। मैं जा रहा हूँ, ये पूरा वाक्य हो गया, इससे संदेश स्पष्ट हो रहा है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, यहाँ देखिए थोड़ा सा पॉइंट बदल गया। सबसे छोटी सार्थक इकाई
क्या होगी? शब्द होगी। अब तीनों में अंतर देखिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, स्वनिम, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द होगी, जबकि भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होगी। यहाँ शब्द नहीं पूछा गया है कि छोटी नहीं पूछा गया, इसलिए यहाँ पर वाक्य होगा। आगे चलिए, वाक्य से छोटी इकाई क्या होगी? उपवाक्य होगी। जैसा उसने कहा था कल छुट्टी है, तो यहाँ पर दो वाक्य हैं, एक मुख्य वाक्य है और एक उपवाक्य। जब हम वाक्य पढ़ेंगे तब इसके विषय में बताएंगे। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध होगा। पदबंध ये भी बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है कि एक वाक्य में कई पदबंध होते हैं, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, इस प्रकार से। तो उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध होगी और पदबंध से छोटी इकाई होगी पद। पद क्या है? शब्द का ही एक रूप है, शब्द को ही पद कहते हैं। लेकिन जब हम लिख देते हैं कमल, तो ये शब्द है, क्योंकि ये स्वतंत्र है, अभी इसका अर्थ कहीं पर भी प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन जब हम लिखते हैं कमल खिल गया, कमल खिल गया, तब ये क्या है? एक वाक्य के अंदर प्रयोग हो गया और बंधन में पड़ गया, इसलिए इसको शब्द ना कहकर हमने पद कहा। ठीक है, संज्ञा पद है ये। तो ये थोड़ा सा अंतर शब्द और पद में रहेगा, जबकि ये होते दोनों ही शब्द हैं। तो पदबंध से छोटी इकाई शब्द हो गई, यानी पद हो गई, और पद से छोटी इकाई अक्षर हो गया। अक्षर आप जानते ही हैं। तो इस प्रकार हमने वर्ण को पढ़ा और पूरे वर्ण को समाहित करने का, संकलन करने का मैंने प्रयास किया, जिसमें मुझे लगता नहीं है कि कोई भी तथ्य छूटा है। हजारों प्रश्न बनते हैं, घुमा फिरा के यहीं से बनते हैं। कितनी ही परीक्षाएं होती हैं और जितने भी प्रश्न बनते हैं, अगर आपका ये कॉन्सेप्ट स्वर से लेके वर्ण तक का पूरा कंप्लीट है, तो एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं हो सकता, ये मेरी गारंटी है। और इसी के साथ अब हम चलेंगे अगली वीडियो में लगभग 200 प्रश्नों के साथ। आज यहीं तक पढ़ेंगे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और मेरा सहयोग करते रहिए। यदि आपको मेरा पढ़ाना वाकई अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी डाउट आपका हो, तो आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं। चैनल को कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।